हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारत की नदी या नदियाँ, ठीक है। इसी को हम दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। इनका एक अन्य नाम क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की नदी। और इसको हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे, क्योंकि अपना जो दक्षिण भारत है ये ऐसे है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए चित्र से। तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को पहले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। यानी इसको दो भाग में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बे ऑफ वे मतलब बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। सागर देखिए, अगर अरब सागर देखा जाए तो अरब सागर जो है पश्चिम की तरफ स्थित है। तो इधर इसको एक अन्य नाम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां भी कहते हैं। और इधर जो है ये पूरब में स्थित है, तो ये पूर्व की तरफ बहने वाली। देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का। और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी, या इसका एक अन्य नाम है ज्वार मुहनद या ज्वारमुख। ज्वारमुख के नाम से इस चोरी को भी जानते हैं। डेल्टा क्या होता है, जब नदियां आती हैं और उनका प्रवाह जो होता है वो थोड़ा धीमे हो जाता है, तो उनके साथ लाए गए अवसाद को अपने जहाँ पर, जैसे मान लो ये बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पर गिरेंगी, तो यहाँ पर अवसाद को इकट्ठा कर देंगी, ये बना लेंगी डेल्टा। और एस्चुरी जिनका प्रवाह होता है तेज, वो अपने अवसाद को तेज से फेंकेंगी, तो ना कि वो जमेगा नहीं, वो जाके सागर में मिल जाएगा। इससे एस्चुरी का निर्माण होता है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम थोड़ा देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के नाम। जैसे हो जाएगा महानदी, हो जाएगा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये नदियां हो जाएंगी। गोदावरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृष्णा, महानदी, कुछ नदियों के नाम जान लेते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक नदी करके। और जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या इसमें नर्मदा और ताप्ती प्रमुख हैं। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, हम सबसे पहले जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं एक एक नदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है अपनी,
ये गंगा की सहायक नदी है, सॉरी गंगा की नहीं, हुगली की सहायक नदी है, सहायक नदी है हुगली की। ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये दो राज्यों में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। एक एक करके पढ़ते हैं। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, नागपुर पठार। और एक कहाँ कहाँ पर? झारखंड और छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर और झारखंड, ये छोटा नागपुर से निकलती है और झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। ये नदी जो है दामोदर नदी, इसको बंगाल, पश्चिम बंगाल के शोक नदी के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल की शोक नदी है। और ये जो है ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब जो वो गड्ढे वगैरह होते हैं उससे, यानी ये भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी प्रवाहित होती है। साथ ही में इस पर जो अपने भारत का दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाई गई थी, जो कि भारत के सबसे पहली नदी घाटी यानी बहुउद्देशीय परियोजना थी, वो है। यानी इस पे क्या स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना। जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। देशीय परियोजना है। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में जो हो जाएगा बोकारो, कोगार, यानी सहायक नदियाँ इधर लिख देते हैं। बोकार, बोकार नदी हो जाएगा और बाराकार, बोकार, बाराकार, और एक अभी हमने बताया था, एक जो बताया था वो कोनार, कोनार। ये सहायक नदियाँ इनकी हो जाएंगी। दामोदर नदी, ये हुगली की सहायक नदी है, ये मैंने बताया था, यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक पॉइंट और। हुगली की सहायक नदी, जो कि एक हुगली नदी कहाँ? गंगा नदी से निकलती है, एकमात्र नदी है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा थोड़ा नाम से ही अलग है, यानी जो नदी जिसमें सोना प्राप्त हो, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा भी छोटा नागपुर से ही निकलती है। स्वर्णरेखा नदी भी छोटा नागपुर से निकलती है, और मतलब छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और जो निकलती है, इसके रेत में, यानी इसके जल के रेत में जो होता है वो स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको स्वर्ण रेखा कहा जाता है। यानी रेत में स्वर्ण यानी सोना पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि
स्वर्ण रेखा में ज़्यादा मात्रा में सोना पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार है, उसमें खनिजों का भरमार है, तो इसलिए इसमें भी रेत में स्वर्ण पाया जाता है। इसी वजह से इसको स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। और ये जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, प्रदूषित नदी है, स्वच्छ नदी नहीं है। साथ में जो इस जमशेदपुर है, जमशेदपुर कहाँ का है? महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में। इसी के तट पर जमशेदपुर स्थित है। जमशेदपुर जो जिसको टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ? झारखंड में स्थित है। ये हो गया स्वर्ण रेखा। इसके बाद हम देख लेते हैं महानदी। अगर महानदी की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है 850 किलोमीटर है। और ये इसकी लंबाई कितना है? 850 किलोमीटर। जिसकी लंबाई ये पूछा नहीं जाता, फिर भी ये थोड़ा महानदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस जान लेते हैं। जिसकी लंबाई आवश्यक होगी हम ज़रूर बताएंगे। जो ये है सिहवा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ये सिहावा पहाड़ी कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी हम CHH लिख देते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा। ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी भी है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। और इसी पर जो है उड़ीसा में हीराकुंड बांध, मतलब इसी नदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। और ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी। इसी पर क्या है? हीराकुंड बांध स्थित है। अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो जो शिवनाथ है या हंसदेव है, अपारा, ये सहायक नदियां हो जाएंगी। शिवनाथ, हंसदेव, शिवनाथ, हंसदेव, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। और इसकी दो सहायक नदियां जो हैं सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जामों में, जो है जोंक और तेल। ये दो नदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोंक और तेल नदी। और एक नदी और है अरपा नदी, ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोंक और तेल नदी है। अगर इसके तट पर स्थित शहरों की बात की जाए, संबालपुर जो है उड़ीसा का, और कटक शहर, उड़ीसा का दो शहर, संबालपुर, इसी को सबलपुर कहीं कहीं मिल जाता है, और कटक, ये कहाँ का? उड़ीसा का। ये दो शहर है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और छत्तीसगढ़ के शहरों की बात की जाए तो धमतरी और कागोर, इसको यहाँ लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ को CHH से लिख देते हैं। तो धमतरी और कागोर, ये रहा है।
कागोर, ये 2 शहर स्थित हैं इसके तट पर। ये उड़ीसा के स्थित हैं और ये छत्तीसगढ़ के। महानदी, महानदी के बाद हम अगली नदी जो पढ़ते हैं वो कावेरी नदी है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत की नदियों में। इसको हम जब ये चैप्टर एंड होगा तो हम मैप के थ्रू से एक एक को पढ़ लेंगे। इसके बाद नर्मदा, सॉरी नर्मदा नहीं, हम गोदावरी पढ़ रहे हैं। गोदावरी, अगर गोदावरी की बात की जाए लंबाई की, तो जो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इससे बड़ी और नदी नहीं है दक्षिण भारत में। अगर पूरे ओवरऑल भारत की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। और इसका जो उद्गम होता है त्रिवेंकम से होता है। त्र्यंबकम से होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। त्रिवेंकम सही कह नहीं पाते हैं। ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। ये अभी हमने बताया कि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। बड़ी, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी। यानी भारत की बात की जाए भारत के सापेक्ष तो ये दूसरी सबसे बड़ी, और दक्षिण भारत की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। जो ये बहती है किन किन राज्यों में बहती है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे महाराष्ट्र से निकलती है वहाँ पर बहती है, और फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। जो प्रमुख सबसे मतलब ज़्यादा रूप से बहती है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसे ये आंशिक रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बहती है। यानी हम इधर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़। यानी अगर दे दिया जाए कि निम्न में से किन राज्यों में गोदावरी जो है वो नहीं बहती है, तो अगर महाराष्ट्र और तेलंगाना आंध्र प्रदेश है या नहीं है और गलती से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दे दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें थोड़ा आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा ये इसमें बहती है। और इसके अन्य नामों की बात की जाए तो इसको दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसको दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। जो इसकी लंबाई हमने लिखी नहीं, 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर अभी याद आया। या इसे बूढ़ी गंगा भी कभी कभी कह देते हैं, बूढ़ी गंगा। ये सब इसके ही नाम हैं, गोदावरी के ही। गंगा से रिलेटेड दक्षिण भारत की गंगा बूढ़ी गंगा और गोदावरी बूढ़ी गंगा, ये सब किसको? गोदावरी को ही कहते हैं। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे पेन गंगा और वेन गंगा सहायक नदियां जो हो जाएंगी, इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। सहायक नदी
तो इसकी पेन गंगा, वेन गंगा, क्योंकि जो स्थान अपने उत्तर भारत में गंगा का है वही स्थान इसका भी है, इसीलिए इसको इसकी सहायक नदियां या इसको गंगा से रिलेट करते हैं। जैसे इंद्रावती और मांजरी, पूर्णा, वती, मंजीरा जिसको आप बजाते हैं तो मांजरी, और ये इसकी सहायक नदियां हो गई। एक दो नदियां और हैं जैसे कि पारा, प्रवाह, कोई बोल नहीं पाते हैं, प्रवारा और बाण गंगा हो गया, ये नदी भी इसकी है। और सावरी भी है, सावरी और बाण गंगा, वाण गंगा, बाण गंगा, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, जैसे कि पेन गंगा, वेन गंगा, उसके बाद वर्धा, एक लिखा ही नहीं, ठीक है, ये भी हम लिख देते हैं यहीं पर, वर्धा, वर्धा, और इंद्रवती, मंजीरी और प्रवाह, सावरी, बाणगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार, जो कि हम लोग एनसीईआरटी को ही लेकर मैच्योरिटी दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो, अगले वीडियो में आगे इसके पढ़ेंगे। एक दो नदी बची हैं, उसके बाद हम अरब सागर की नदियां पढ़ेंगे। हमारा ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि आपको 12 बजे के अंदर ये कंपटीशन की क्लासेस मिल जाएँ सुबह। थैंक यू।